Hello everyone, myself Dr. Kiran Chotalia. I am a hair transplant surgeon at Pune branch of Hairfy and Hergo Clinic. दोस्तों आज हम एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि हर एक हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जानना है इसके बारे में ज़रूरी। ये वन ऑफ द कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है और अगर आप सर्जरी करने वाले हो तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट हो नहीं हो तो बहुत मामूली हो, अगर होने वाला है तो आप क्या कैप ले सकते हो उसके बारे में टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं। तो आज का कॉमन हेयर ट्रांसप्लांट साइड इफ़ेक्ट का पहला साइड इफ़ेक्ट का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं स्वेलिंग। जब भी कोई बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसको काफ़ी सारा एनेस्थीसिया एक तो दिया जाता है, दूसरा कहीं पे भी सर्जरी करी जाती है तो उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आती है, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में बम्पिंग या स्वेलिंग या ब्लोटिंग कह सकते हैं, जो मोस्टली काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी वीडियो जर्नी या फ़ोटो शेयर करे होंगे कि पोस्ट सर्जरी 3 दिन 5 दिन के बाद तो उनको स्वेलिंग आती है। तो दोस्तों ये स्वेलिंग होती क्या है, स्वेलिंग के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, कौन से स्वेलिंग में आपको कितना केयरफुल रहना है, दूसरा ये स्वेलिंग होने के रीजंस क्या है, तीसरा अगर ये आपको स्वेलिंग आ रही है तो आप क्या ध्यान दे सकते हो कि आप स्वेलिंग जल्दी कम हो जाए, और चौथी बात तो स्वेलिंग ना है इसके लिए डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो एनेस्थीसिया के बाद जो फॉरहेड पे सर्जरी के बाद तीसरे से चौथे दिन स्वेलिंग आती है उसको पोस्ट इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग या पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट स्वेलिंग बोला जाता है। ये स्वेलिंग होने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन है जो एनेस्थीसिया यूज़ किया गया है जो कि सलाइन वाला डाइल्यूटेड एनेस्थीसिया होता है, वो ग्रेविटी के हिसाब से फॉरहेड में मूव होता है। स्काल्प का टिश्यू ऊपर होता है, फॉरहेड का टिश्यू नीचे होता है। आप पूरा दिन बैठे रहोगे खड़े रहोगे तो यहाँ से स्वेलिंग धीरे धीरे विद ग्रेविटी स्किन में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। अगर आप कांस्टेंट एक साइड सोओगे तो वो लेफ्ट साइड या राइट साइड ऐसे भी मूव हो सकता है, अगर आप रिक्लाइनिंग में रहोगे तो बैक साइड मूव होता है। तो एक ये नॉर्मल वाला जो सलाइन इंजेक्शन दिए जाता है ड्यूरिंग सर्जरी वो वाला एक तो होता है। दूसरा होता है इन्फ्लामेशन। जब भी हम कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ सूजन आती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, वहाँ पे फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसको स्वेलिंग या इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग बोल सकते हो आप, जो कि कॉमन है। जैसे आपको कहीं पे भी चोट लगती है हेड में तो आपने देखा होगा 3-4 दिन के लिए वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग होके बम जैसा बन जाता है अगर आपको कहीं पे ब्लंट ट्रॉमा हुआ तो सिमिलर वे जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हो तो उसके बाद में वैसी इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग आती है। ये जो स्वेलिंग होती है बिकॉज ऑफ इंजरी जो ड्यूरिंग हम स्लीट मेकिंग या ग्राफ प्लेसमेंट जो होल बनाते हैं उसकी वजह से होती है फॉरहेड में। और ये वाला स्वेलिंग दूर करने का तरीका है कि आप पोस्ट केयर हेयर ट्रांसप्लांट जो भी आपको डॉक्टर्स बोले जाए तो आपको जो स्वेलिंग प्रमोट करते हैं इन्फ्लामेशन लाइक एकदम खट्टा खाना और वो सारी चीज़ें कम खा सकते हो। दूसरा आपको जो पोस्ट केयर मेडिसिन दी जाती है उसमें पोस्ट केयर इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है, जैसे पेन किलर की टैबलेट या लो डोज स्टेरॉइड दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों से आपको स्वेलिंग कम कर सकते हो। तीसरी स्वेलिंग होती है जो कि अनकॉमन है, वेरी अनकॉमन है, बट वो स्वेलिंग हो सकती है इन्फेक्शन। इससे आपको डेफिनेटली डरना चाहिए। अगर किसी को पोस्ट सर्जरी में ड्यूरिंग सर्जरी या पोस्ट सर्जरी केयर अच्छे से दी ना गई और वो एरिया इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी एक स्वेलिंग जनरेट हो सकती है। इसमें बैक्टीरिया यानी कि जर्म्स की ग्रोथ होगी, पस फॉर्मेशन होगा, हो सकता है कि आपकी पूरी सर्जरी भी इसमें फेल हो जाए। तो ये वाली स्वेलिंग से डेफिनेटली डरना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है तो डॉक्टर से आपको मिलके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें आपको और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइक वो एरिया में आपको थ्रोबिंग या ऐसा वाला पेन हो रहा है, वो स्वेलिंग अचानक से बहुत रैपिडली बढ़ रही है। दूसरा वहाँ पे आपको पस या ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी रेडनेस दिख रही है। आपको जो नॉर्मल दूसरे पेशेंट का सर्जरी के बाद फोटोज दिख रहा है, आपका दिख रहा है, आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। और लास्ट थिंग आपको फीवर या बॉडी एक या शिवरिंग हो रहा है, जो कि बॉडी में भी ब्लड में वो रिएक्शन इन्फेक्शन का असर पहुंच रही है। अगर ऐसी वाली स्वेलिंग है तो इट्स ए इमरजेंसी। आपको जो सर्जन की टीम है जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई उनसे मिलना चाहिए, उनसे आपको डेफिनेटली अच्छे से सीरियस वे में बात करनी चाहिए कि इसको कैसे कैसे जल्दी से जल्दी हैंडल करें। तो ये तीसरी टाइप की स्वेलिंग थी जिसको बोलते हैं इन्फेक्टिव स्वेलिंग। चौथी स्वेलिंग जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हो सकती है उसको हम सीरोमा बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया रहता है तो एक आध प्लेन में वो एक थोड़ा गैप आ जाता है, स्किन के लेयर्स में एक आध जगह गैप आ जाता है और वहाँ पे थोड़ा एक लिक्विड जैसा फ्लूइड जो हम ब्लड में से अगर हम ब्लड से उसको निकाल ले तो जैसा पीआरपी जैसा लिक्विड बनता है, ऐसा ये सीरोमा नाम का सीरम नाम का लिक्विड वहाँ जमा होने लगता है।
ये बहुत रेयर टू रेयर है। मैं 10,000 सर्जरीज में एक आध को हो सकता है, पर ऐसी वाली स्वेलिंग भी आ सकती है। अभी मेरे 10 साल के करियर में हमने एक पेशेंट का देखा है जिसमें मेरे कलीग डॉक्टर ने एक सर्जरी करी थी, और उसमें वहाँ पे एक छोटा सा एरिया में स्वेलिंग आया था, जो हमने वहाँ पे लिक्विड का जांच भी भेजा लैब में, पर वो एकदम नॉन इन्फेक्टिव कैटेगरी का निकला। ऐसे केस में हमने 2-3 महीना उसको सिर्फ आइस मसाज करने को बोला, और वो लिक्विड धीरे 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 करके ड्रेन होकर नॉर्मल हो गया। उसके फोटोज़ भी मैं बोलता हूँ मेरी टीम को, आपको दिखा सकते हैं कि ऐसे वाली स्वेलिंग बहुत रेयर है, पर एक कॉमन हो सकती है। तो ये दोस्तों 4 मोन कॉमन टाइप ऑफ स्वेलिंग थी। एक नॉर्मल स्वेलिंग, एक इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाली स्वेलिंग, तीसरी इन्फेक्शन की वजह से होने वाली, और सीरम हो। अभी जो नॉर्मल वाली स्वेलिंग होती है पोस्ट सर्जरी, वो आप देखोगे कि कुछ सेंटर में या कहीं पे पेशेंट ने अगर सर्जरी करी है तो वो वाली स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आती है। इवन काफ़ी पेशेंट का आप सर्जरी के बाद देखोगे ना, तो यहाँ सर्जन ने यहाँ पे पट्टी वाली बैंडेज मारी होती है, एकदम टाइट बैंडेज यहाँ से मारते ताकि स्वेलिंग ज़्यादा नीचे ना उतरे। हमारे सेंटर में वो स्वेलिंग वेलिंग के लिए वो पट्टी पट्टी नहीं लगाते। रीज़न डिफरेंस, हमारे जो पेशेंट है हज़ारों में या 100 में एक आध पेशेंट को ही वैसी वाली स्वेलिंग डेवलप होती है, जो बाकी सेंटर में हर एक पेशेंट में होती है। रीज़न क्या है कि हम लोग जो एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट को पेन कम होता है, हमें बार बार एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारा एनेस्थीसिया देखने की टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है। लास्ट 10 साल से हमने धीरे धीरे करके इतना इम्प्रोवाइज़ किया है एनेस्थीसिया टेक्निक में कि उसकी वजह से जो स्वेलिंग आती है बहुत ना के बराबर आती है। तीसरा, हम एनेस्थीसिया सॉल्यूशन में पीएच बफर करने वाले कुछ सॉल्यूशंस भी ऐड करते हैं एक प्रॉपर रेशियो में, जो बाकी क्लिनिक्स नहीं करते। ये क्या करता है कि अपने जो नॉर्मल लिग्नोकेन या जो एनेस्थीसिया के लिए मेन एनेस्थेटिक दवाइयाँ यूज़ करती है, एड्रेनालिन यूज़ किया जाता है, वो पीएच को चेंज करते हैं। वो स्काल की जो ब्लड की पीएच है, स्किन की पीएच होती है 5.5, उससे सिमिलर नहीं होती है, वो एसिडिक होती है। तो हम थोड़ा अल्कलाइन अगर पीएच की ओर जाए तो डेफिनेटली वो सूट होता है स्काल को। अगर वो बफर किया जाए तो वहाँ पे स्वेलिंग कम आती है, वो पानी कम जमा करती है। तीसरा, हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें माइक्रो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी जो एडवांस टेक्निक है इसमें हम सफ़ायर टिप ब्लेड्स, कीप इम्प्लांटर जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो टाइटेनियम और सफ़ायर नाम के मेटल से बने हुए हैं। बाकी सारे क्लिनिक्स में अभी भी पुरानी सावा नीडल्स, चॉय इम्प्लांटर, DHI में ये सारे पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे, अभी भी यूज़ हो रहे हैं। ये स्टील के और मेटल के बने, जिससे टिश्यू डैमेज ज़्यादा होता है। आपको रिजल्ट तो मिलेगा, पर टिश्यू डैमेज ज़्यादा होने की वजह से लॉन्ग टर्म पे स्कारिंग हो सकता है। वहाँ पे रिजल्ट आपके 1-2 साल अच्छे दिखेंगे, तीसरे चौथे साल में कम होने लगेंगे। ये तो अलग चीज़ है रिजल्ट वाइज। प्लस स्वेलिंग भी ज़्यादा होगी, बिकॉज इसकी वजह से टिश्यू डैमेज ज़्यादा होता है, चोट ज़्यादा बड़ी लगेगी तो सूजन ज़्यादा आती है, तो इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग भी ज़्यादा आती है, जो हमारे यहाँ पे कम होता। चौथा है कि हम पोस्ट केयर मेडिसिन देते हैं आपको पोस्ट सर्जरी, उसका हमारा प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। तो अगर आप वो रेगुलरली अच्छे से वो फॉलो करते हो तो 90% चांसेस है आपको इन्फेक्शन वाली स्वेलिंग ना हो, इन्फ्लेमेशन वाली स्वेलिंग ना हो। दूसरा, हमने सर्जरी की जो टाइम जो एनेस्थीसिया दिया है उसकी स्वेलिंग भी हमने एनेस्थीसिया कम दिया है उसके लिए, वो भी कम होगी। और सीरम वो भी कम होने के चांस है, बिकॉज हम लोग जो माइक्रो नीडल्स यूज़ करते हैं, इंसुलिन सिरिंज से एनेस्थीसिया देते हैं। काफ़ी सारे सेंटर में हमने देखा है बड़ी बिग गॉज नीडल से अभी भी एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। उनमें उनको मेहनत कम लगती है, उनको 2-4 इंजेक्शन में पूरा एनेस्थीसिया इफेक्ट आ जाता है, पर आगे जाके स्वेलिंग ज़्यादा आती है। जबकि हम लोग माइक्रो सिरिंजेस, इंसुलिन सिरिंजेस का यूज़ करते हैं, हमें मेहनत ज़्यादा लगती है, हमें इंजेक्शन पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं, पर पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट्स रहता है। एनेस्थीसिया अच्छे से क्वालिटी वाइज हर एक एरिया में फैलता है, और उसकी वजह से नेक्रोसिस जैसे प्रॉब्लम्स भी कम आते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स जो बाकी की जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्वेलिंग वाले, इन्फेक्शन वाले, ये सारे भी कम होते हैं। तो ये दोस्तों पॉइंट्स था रिगार्डिंग स्वेलिंग। ये सारे मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए, जो सर्जरी के टाइम हम जो इनिशिएशन या स्टेप्स लेते हैं उसकी वजह से होने वाली स्वेलिंग्स, और उसके पॉइंट बताया। पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हर एक पेशेंट को सेम स्वेलिंग नहीं आती, हर एक में अलग अलग आती है। कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको स्वेलिंग आने का चांस ज़्यादा है, तो पेशेंट फैक्टर्स क्या है स्वेलिंग के, वो मैं बता देता हूँ। एक फैक्टर जो सबसे कॉमन है, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हो सके तो 1 महीने पहले आप स्मोकिंग धीरे धीरे करके क्विट कर। अगर आपने स्वेलिंग स्मोकिंग चालू ही रखी है, आपने DF सर्जरी भी करी है, तो आपको बहुत गंदी इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग आएगी, बिकॉज स्मोकिंग है वो खुद इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को आगे इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है, और बॉडी में इंजरी लगे तब स्मोकिंग करो तो वो स्वेलिंग डेफिनेटली डबल हो जाती है। और हमने देखा भी है पास में, जो भी स्मोकर पेशेंट उनको स्वेलिंग नॉर्मल से डबल आती है।
तो स्मोकिंग एक बहुत गंदा लाइफस्टाइल चेंज है, जो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हो तो रिजल्ट में भी इशू देगा, प्लस स्वेलिंग भी ज़्यादा देगा, इवन आइज तक स्वेलिंग आएगी, ऐसा रिस्क भी है। दूसरा है ब्लड प्रेशर का हाई होना। काफ़ी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर होता है जो नॉर्मल मेडिसिन, एंटी ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी उनको स्वेलिंग आने का रिस्क ज़्यादा है। इन दैट सिनारियो आपको प्रॉपर एंटी डायबिटिक और एंटी ब्लड प्रेशर मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी है। आपके डॉक्टर्स अगर वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में और उसके बाद प्रॉपर सर्जरी करते हैं तो स्वेलिंग आने का रिस्क फिर भी आपको कम है। पर ये एक सेकंड रिस्क फैक्टर है, अगर आपका स्मोकिंग हैबिट है या ब्लड प्रेशर हाई तो आपको स्वेलिंग ज़्यादा आएगी। तीसरा टिश्यू डैमेज। लाइक काफ़ी लोगों के बहुत टाइट स्किन होते हैं और उसमें जब सर्जरी की जाती है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड जब हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वो टाइटनेस की वजह से वो लिक्विड आजू बाजू में स्प्रेड हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट आजू बाजू के एरिया में थोड़ा ज़्यादा स्वेलिंग जैसा ज़्यादा नज़र आता है। तो ये थर्ड पॉइंट है टाइट स्किन होना। बहुत रेयर है पर होता है काफ़ी पेशेंट। ऐसे टाइम पे हम पेशेंट को पहले से बताते हैं बिकॉज आपका स्किन का नेचर थोड़ा टाइट है, वहाँ फैट कंपोनेंट और वो कम है, तो लिक्विड वहाँ टिकेगा नहीं, आजू बाजू में थोड़ा डिस्पर्स होगा, इसीलिए आपको थोड़ा इनिशियली दूसरे तीसरे दिन स्वेलिंग लग सकती है। तो एक पेशेंट फैक्टर थे, पेशेंट के टाइट स्किन है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली उनको स्वेलिंग नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आने का चांस है। चौथा पोस्ट केयर। अगर पेशेंट पोस्ट केयर अच्छे से मेडिसिन नहीं ले रहा है जो हमने दी है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा गंदी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, सर्जरी के बाद तुरंत वो कार में बैठ के बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो ये कुछ फैक्टर्स है। वो ज़्यादा ऐसे हेड बैंड करके मोबाइल पूरा दिन देख रहा है 2-3 दिन, तो स्वेलिंग सारी ग्रेविटी के साथ आगे आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखना है। अगर पोस्ट केयर मेडिसिन अच्छे से नहीं ली डेफिनेटली आपको स्वेलिंग आएगी। देर आर 1-2 पेशेंट है हमारे 10 साल में कि उन्होंने रात की मेडिसिन ही नहीं ली सर्जरी के बाद, तो उनको सुबह थोड़ा स्वेलिंग ज़्यादा आया था। तो पोस्ट केयर मेडिसिन इनिशियली और अच्छे से लेना बहुत कंपलसरी है अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करी है और आपको स्वेलिंग अवॉइड करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और अगर आपको स्वेलिंग हो गई तो क्या करना, वो भी मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स से बता ही दिए कि अगर इन्फेक्टिव है डॉक्टर को तुरंत जाके मिलो, जो मैंने बताया वो ये सारी हिस्ट्री क्लियर करवा के लो। सीरोमा जैसी स्वेलिंग बहुत रेयर है, हुआ तो आप डॉक्टर से काउंसिल करो या एक्सपर्ट सर्जन से मिलो, वो आपको गाइड करेंगे कैसे कम होती है। इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग आप अच्छी टेक्निक और अच्छा डॉक्टर और अच्छा सेंटर चूज़ करो तो इन्फ्लामेशन वाली स्वेलिंग जो हमारे सेंटर पे होती ही नहीं ज़्यादा अभी, वो आप भी अवॉइड कर सकते हो। तो ना आपको पट्टी मार के घूमना पड़ेगा, ना आपको स्वेलिंग आएगी। और चौथा है पोस्ट इन्फ्लामेटरी मीन्स पोस्ट सर्जरी, जो एनेस्थीसिया देने की वजह से स्वेलिंग आती है, तो उसमें भी हमारी टेक्निक अच्छी है। आप हमारी टेक्निक्स BKFU IFU जैसी टेक्निक्स एडवांस टेक्निक में जाओगे तो स्वेलिंग कम ही आएगी। घर पे थोड़ा रिक्लाइन होकर सोइए, पोस्ट केयर मेडिसिन अच्छे से लीजिए, फिर भी अगर स्वेलिंग आ रही तो आप आइस मसाज हल्का फुल्का कर सकते हो, फिंगर से ऐसा हल्का हल्का मसाज कर सकते हो तो स्वेलिंग आपकी कम हो सकती है। जितना रिक्लाइनिंग पोजीशन में 5-6 दिन रहोगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो ये दोस्तों मेजॉरिटी मेरा जो एक्सपर्टाइज था हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आने वाली स्वेलिंग उसके बारे में था। अगर फिर भी इसमें कोई पॉइंट मिस हुआ है, आपको लग रहा है इसके पॉइंट के बारे में मुझे थोड़ी और जानकारी देनी है, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। विल ट्राई टू रिप्लाई इन अवर वन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।